नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मौसम का डबल अटैक, गढ़वा में 44 डिग्री की तपिश, रांची धनबाद समेत 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब व्हाट्सएप से मिलेगी पीएफ की जानकारी, ईपीएफओ लाएगा शिकायत निपटारे की नई डिजिटल सुविधा। ड्रोन से दुश्मनों पर सटीक वार करेगा भारत, डीआरडीओ ने मिसाइल परीक्षण में रचा इतिहास। तमिलनाडु में विजय सरकार का विस्तार, 59 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की हुई वापसी। देवघर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 ब्राउन शुगर तस्कर दबोचे गए, 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और मोबाइल बरामद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम ने दोहरा रूप दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल एक और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई गई है। राज्य के गढ़वा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। वहीं राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो समेत राज्य के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन इलाकों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी। विभाग की माने तो उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। आने वाले 24 घंटों में तेज हवाएं चलने के साथ कुछ इलाकों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान पेड़ व बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। कुल मिलाकर बात करें तो जिस कदर राज्य में भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं, कहीं न कहीं आने वाली बारिश की संभावनाएं से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जो खबर है वो कहीं ना कहीं पीएफ कर्मियों के लिए। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफ अब भविष्य निधि यानी पीएफ खाता धारकों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा है। सरकार जल्द ही व्हाट्सएप आधारित सेवा लॉन्च करेगी, जिसके जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य पीएफ सदस्यों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई सुविधा शुरू होने के बाद खाताधारक व्हाट्सएप के माध्यम से पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटमेंट, पासबुक अपडेट और अन्य जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पीएफ से जुड़े विवादों और शिकायतों का निपटारा भी पहले की तुलना में तेजी से किया जाएगा। इस कर्मचारी से कहीं ना कहीं इसे बार बार कर्मचारियों को राहत मिलेगी और बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से वो बच सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाओं को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है। ईपीएफओ की यह पहल देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार इस सेवा को जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। बात करेंगे डीआरडीओ की। आपको बता दें कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर देश की सैन्य ताकत को नई धार दे दी है। दरअसल इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली को खास तौर पर दुश्मनों के ठिकानों पर बेहद सटीक निशाना साधने के लिए विकसित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा किए गए इस परीक्षण में मिसाइल ने तय लक्ष्य को सफलतापूर्ण भेदते हुए अपनी क्षमता साबित की है। अधिकारियों के अनुसार यह मिसाइल आधुनिक तकनीक से लैस है और ड्रोन के जरिए दुर्गम इलाकों में भी सटीक हमला करने में सक्षम होगी। इससे भारतीय सेना की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा माना जा सकता है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन आधारित हथियार प्रणाली भविष्य के युद्धों में अहम भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में भारत की यह सफलता आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रणाली को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया, जिससे विदेशी हथियारों पर निर्भरता भी कम होगी। डीआरडीओ की इस उपलब्धि के बाद देश की रक्षा क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार लगातार स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दे रही है और इसी दिशा में यह प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करेंगे अब तमिलनाडु की। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला। आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार की कैबिनेट का विस्तार करते हुए कांग्रेस को भी सरकार में शामिल करने का फैसला लिया। इसके साथ ही करीब 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनेगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम को राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण कहीं न कहीं बताया। लंबे समय से राज्य की सत्ता से दूर रही कांग्रेस अब सीधे सरकार में भागीदारी निभाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार विकास, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देगी। वहीं विपक्ष ने इस गठबंधन को राजनीतिक मजबूती करार देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसे मजबूरी करार दे दिया है। तमिलनाडु में इस नई राजनीतिक समीकरण को लेकर अब जनता और राजनीतिक दलों के बीच अलग अलग चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं 59 साल बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस की एंट्री हो गई है। बात देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मोहनपुर थाना क्षेत्र के दहीजोर लेट वावरन सड़क स्थित तिराहा मोड़ पर छापेमारी कर पुलिस ने एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने सप्लायर फिरोज अंसारी उर्फ गुट्टू का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने दुमका के हंसडीहा से उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी संगठित तरीके से झारखंड के विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। और इस टीम के द्वारा जब छापामारी किया गया एक व्यक्ति जो है गौतम मामला लिटवावरण दहीजोर से लिटवावरण वाले रास्ते में जब उसका सर्च किया गया तो उसके पास से 8.43 ग्राम बरामद हुआ है। उसकी विधिवत जब्ती की गई। बढ़ेंगे अब राजधानी रांची की ओर। आपको बता दें कि राजधानी रांची के काके थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। दरअसल टीबर गली के पास स्थित एक राशन दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने एल्वेस्टर की छत तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 1 लाख रुपए नगद और लगभग 3 लाख रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे मालिक ने देखा स्थिति तो चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था और टूटी छत देखी तो उसके होश ही उड़ गए। सूचना मिलते ही काके थाने पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आपको साफ तौर पर बता दें कि इन दिनों रांची में चोरों का जो तांडव हो वो देखने को मिल रहा है। पहले चोर अलग अलग इलाकों में अलग अलग घरों को निशाना बना रहे थे और इसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं इस गिरोह को पकड़ने का भी काम किया था, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस पर एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खोले तो देखते हैं कि एल्वेस्टर का है तो टूटा हुआ है। उसके बाद है तो थोड़ा सा हम यहाँ गेट पर जैसे अभी खड़ा है वैसे खड़ा होकर के हम जब देखें तो पूरा सामान छितरा हुआ है, कैश काउंटर वगैरह सब खुला हुआ है और सामान पूरा बिखरा हुआ है।
कितना का चोरी हुआ? तो जैसा लगता है कि अभी जैसा पूरे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 3 से 3.5 लाख रुपये का चोरी हुआ। कैश भी रखा हुआ था? हाँ, कैश भी रखा हुआ था। कैश कितना रखा हुआ था? कैश करीब वही होगा, करीब 1 लाख रुपये समथिंग होगा। अगली खबर धनबाद से है। आपको बता दें कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष सादा सिंह ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में जिला परिषद कर्मियों समेत कई लोगों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। सादा सिंह ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया समेत अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त संग्रह करना है, ताकि समय पर मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अक्सर अस्पताल में रक्त की कमी की शिकायतें सामने आती है। ऐसे में जिला परिषद की ओर से यह एक सकारात्मक पहल है। साथ ही लोगों से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की भी अपील की गई। जिला परिषद में पहली बार ब्लड कैंप लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि पीएमसीएच में कुछ ब्लड की कमी हो गई है, क्योंकि हर 15 डेज में थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो इन बच्चों का जन्म से ही इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें हर 15 डेज में ब्लड चाहिए होता है। ये आम बच्चों के जैसा खेल कूद नहीं सकते, पर फिर भी ये सब कुछ भूल करके अपनी ज़िंदगी को आम बच्चों के जैसा सामान्य करके जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए दिन मैं भी अपने पेशेंट भेजती रहती हूँ पीएमसीएच में, फ़ोन करके भी कहती हूँ इनका इलाज अच्छे से होना चाहिए, इनको ब्लड की आवश्यकता है। तो जब हम लोग ये किसी और को कहते हैं कि ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड देना चाहिए, और अगर हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे, हम लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो अस्पताल में ब्लड आएगा कहाँ से और इन बच्चों की मुश्किलें कम कैसी होगी। काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं डोनेशन करने के लिए। काफ़ी अन्य संस्था से भी लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैलेसीमिया के मरीज के लिए अभी ब्लड की काफ़ी कमी है, और जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है थैलेसीमिया मरीज के लिए, तो ऐसा अनुमान है कि हम लोग सितंबर अक्टूबर तक इतना स्टॉक जमा कर लेंगे कि साल भर हम लोग का चला जाएगा। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है सादा मैडम की तरफ से। जिला परिषद में थैलेसीमिया बच्चों के लिए लगाया गया है, जबकि थैलेसीमिया बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे जिनका मतलब 3 ग्राम उनका है अभी, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने आके यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर डोनेट किया है, और लगभग 50 के आसपास हम लोग सोचे थे, वहाँ तक आया है। और देखते हैं और कितना हो रहा है। और बारिश भी बहुत अच्छी हो गई है, तो लोग आएंगे ही अभी अब ब्लड। रुक करेंगे हजारीबाग का। आपको बता दें कि हजारीबाग के संजय सिंह स्टेडियम में HDCA की विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दरअसल जिसमें संगठन के इतिहास, विकास और क्रिकेट गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में चेयरमैन मनीष जायसवाल, सचिव बंटी तिवारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मैदान के विकास में जनप्रतिनिधियों के योगदान को याद किया गया और भविष्य में महिला क्रिकेट को मजबूत करने के साथ रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। हालिया विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष जायसवाल ने कहा कि किसी भी असहमति को संगठन के भीतर बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन संवाद के लिए हमेशा खुला है, लेकिन सभी सदस्यों को संगठन के नियम और मर्यादा का भी पालन करना होगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सोसाइटीज एक्ट झारखंड में एक रजिस्टर्ड बॉडी है। हम एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका काम हजारीबाग जिला में क्रिकेट को बढ़ावा देना है। मेरा एक ही काम है, हजारीबाग जिला में क्रिकेट को बढ़ावा देना, एक ही काम है। और हमारा एफिलिएशन झारखंड स्टेट क्रिकेट काउंसिल से है। ये बॉडी जो है अपना, हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा जो रूल बुक है, जो हमारा मेमोरेंडम है, ये देखिए आप, ये रजिस्टर्ड है, ये हमारा मेमोरेंडम है, यही हमारा रूल बुक है। इसी रूल बुक के अनुरूप में ये जो है ये चलता है। ये मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।